नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास और अहम खबरों की। शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ करते हैं। अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव होने वाला है। अयोध्या में दिवाली की धूम देखने को मिल रही है और आज भव्य दीपोत्सव को लेकर जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। 5,51,000 दियों से जगमगाएगी भगवान श्री राम की नगरी और इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल का अयोध्या दौरा भी आज होने वाला है। करीब 3 बजे तक वो अयोध्या पहुंच जाएंगे। पावन नगरी अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसी के साथ आज एक और नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा दीपोत्सव में। और आपको बता दें कि एक साथ 5,51,000 दिए अयोध्या नगरी में जलाए जाएंगे और इसी के साथ ये रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होगा। तो अयोध्या में दिवाली की धूम देखने को मिल रही है। दीपोत्सव को लेकर कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। शहर में आज भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई थी और इसी के साथ पूरी अयोध्या नगरी इस समय दुल्हन की तरह सजकर तैयार है और जो भव्य दीपोत्सव होने वाला है इसे लेकर पूरे अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उत्साह देखने को मिल रहा है और जगह जगह से लोग अयोध्या में इस तमाम दीपोत्सव को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। दुल्हन की तरह अयोध्या सज चुकी है। आज दीपोत्सव का कार्यक्रम है और यह वो मुख्य गेट है जहां श्री राम प्रभु का दरबार है। उस मंदिर का निर्माण होना है जहां पर श्री राम विराजे थे, जहां श्री राम आए थे। आज से ठीक 500 साल पहले जब श्री राम वनवास से यहाँ लौटे थे तो यही वो मुख्य द्वार है, यही वो चरण भूमि है। आपको बता दें कि अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे और चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद है। किसी भी तरीके से कोई भी अनावश्यक व्यक्ति या कोई भी जो कार्ड धारक हैं सिवाय उनके किसी का भी प्रवेश हो पाना बेहद मुश्किल है। पूरी तैयारियां आज दीपोत्सव की कर ली गई हैं। दुल्हन की तरह अयोध्या सजी है। मुख्य द्वार से लेकर तमाम घाट जहां दीपोत्सव होगा, यह मुख्य द्वार दीपोत्सव 2020 की पूरी तैयारी है। संतगण आ चुके हैं। संत भी अब दीपावली की इस तैयारी में, इस दीपावली के नज़ारे को जो पूरी दुनिया में एक अलग मैसेज देता है, एक नया संदेश देता है। सबसे प्रकाश भरी दिवाली आज अयोध्या में मनाई जाएगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, अयोध्या। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ अयोध्या से गौरव पांडे इस समय बने हुए हैं। अयोध्या में गौरव पांडे मौजूद है। गौरव, अगर अयोध्या की बात करें तो वहां पर क्या नजारा इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि दुल्हन की तरह अयोध्या नगरी तो सज चुकी है लेकिन शाम की तैयारियां जोरों पर है। फिलहाल क्या नजारा वहां पर दिखाई दे रहा है? करिश्मा, देखिए पूरी तरीके से एक नया नजारा देखने को मिल रहा है। पुलिस है। कहाँ आएंगे 3 बजे 3 बजे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अयोध्या में 492 साल बाद आज राम जन्मभूमि पर भव्य दीपोत्सव का सपना साकार होने जा रहा है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम को लेकर खासी तैयारियां की गई हैं। सीएम योगी के नेतृत्व में राम की नगरी अयोध्या में छोटी दीपावली के मौके पर दीपोत्सव मनाया जाएगा और इस दौरान राम की पौड़ी के घाटों पर एक साथ 5,51,000 से अधिक दीपक जलाकर नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के मंदिर के सामने दीपक जलाकर विशेष पूजा करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि दीपोत्सव से एक दिन पहले यानी कि गुरुवार की शाम से ही अयोध्या सज संवरकर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। ऐसी नदी मानी जाती है जो कलयुग में बेहद सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों को लिए, और ये डुबकी भी बेहद खास लोगों को, और ये बहुत भाग्य की बात होती है कि इस नदी में डुबकी का मौका मिले। लेकिन कोरोना काल चल रहा है तो किसी भी भारत की किसी भी नदी में आप डुबकी नहीं लगा सकते हैं फिलहाल। लेकिन इंतज़ाम देखिए, कितने भव्य इंतज़ाम हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा होने वाला है आज शाम को जब एक साथ
5,51,000 दिए जलेंगे और ये नज़ारा, ये तट खूबसूरत दीपों से प्रकाशित होगा, सर्वमान्य होगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज, अयोध्या। तो लगातार आप नजारा देख रहे हैं अयोध्या नगरी में किस तरीके से इस समय भव्य दीपोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और कल से ही पूरी अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है और दीपोत्सव को लेकर खासा उत्साह भी लोगों में देखने को मिल रहा है और सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। और इसी के साथ कोरोना काल है तो तमाम जो सामाजिक दूरी है उन नियमों को भी ध्यान में रखते हुए इस दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वहीं लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। त्योहार के दिन एक ही गांव में 3 लोगों की मौत हो जाने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लोगों ने आबकारी विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। वहीं डीएम अभिषेक प्रकाश ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं और इस पूरे मामले की जांच एडीएम पूर्वी को सौंपी गई है। बताते चले कि मामले में एफआईआर दर्ज कर दोनों जिम्मेदार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर पीएसी में कांस्टेबल पद में प्रमोशन होने पर 5,042 जवानों को प्रोन्नति पत्र देकर सम्मानित किया। और बताते चले कि पीएसी में हेड कांस्टेबल के पद पर 5,042 कांस्टेबल को सीएम योगी ने ये पत्र दिया और इस मौके पर सीएम योगी ने पीएसी को एक बेहद सशक्त बल बताया। उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े राज्य की कानून व्यवस्था को कंट्रोल में रखना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन पीएसी इसे बखूबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी प्रोन्नत जवानों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी और इस मौके पर एडीजी पीएसी वीके सिंह, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी मौजूद रहे। किसानों को अपनी पैदावार को अच्छा मूल्य मिल सके और किसान आसानी से अपनी पैदावार बेच सके, इसके मद्देनजर सरकार के आदेश के बाद धान क्रय केंद्र खोले गए हैं। इसी के चलते भदोही जिले में भी 50 क्रय केंद्र धान की खरीद के लिए खोले गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसानों ने आरोप लगाया कि सत्यापन के न होने से वह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और सही समय पर सत्यापन न होने पर उन्हें अगली फसल लगाने में भी देरी हो रही है। किसानों ने मांग की कि सत्यापन समय से हो और इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। समस्या सबसे बड़ी तो ये है सर कि बहुत देरी से किसानों का सत्यापन हो रहा है। सत्यापन के लिए किसान दर बदर भटक रहे हैं और सत्यापन समय पर न हो पाने के वजह से जो है उनकी जिन्स सही ढंग से यहाँ पर तौल नहीं हो पा रही है, क्योंकि सत्यापन पहला उसका आधार बनता है तौल का। तो सत्यापन न होने की वजह से यहाँ उत्पाद नहीं लिया जा रहा है और फिर साथ ही साथ जो है पेमेंट भी आने में देरी हो रही है। एक एक हफ्ते 10-10 दिन 15-15 दिन लग जा रहे हैं, जिसकी वजह से समस्याएं आ रही हैं कि अगली बुआई कैसे करे किसान। उसकी खेती तैयार है। हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द सत्यापन हो सर और समय से उसके जो है अकाउंट में पैसे आए, जिससे कि उन पैसों से उसकी थोड़ी सी पूंजी है, उसी पूंजी को लगा करके अगली फसल की बुआई करता है, वह निश्चित समय पे कर सके। यही हम चाहते हैं। इसके लिए पूरा किसान परेशान है साहब, पूरे ज़िले के किसान परेशान हैं। उनके साथ यही जो है रवैया अपनाया जा रहा है, कोई सुनता नहीं। लेखपाल से कहिए तो कहते हैं कि हमारे पोर्टल से हो चुका है, आप उप जिलाधिकारी से संपर्क करें। उप जिलाधिकारी के समक्ष जाने से पहले कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो उनका काम नहीं है, आप और दूसरी जगह जाएं। तो हमें ये नहीं पता होता कि हम कहाँ जाएं जहाँ हमारी सुनवाई हो सके, हमें उचित सलाह मिल सके। और ये हमारे साथ ही नहीं सभी के साथ हुआ है। खरीद यहाँ पे 57 किसानों से 2119 कुंटल की हो चुकी है और हमारे केंद्र का लक्ष्य 50,000 कुंटल का है धान खरीद का। और धान खरीद का मानक मतलब रोग लगा हुआ नहीं होना चाहिए, नमी में हम 17% तक ले सकते हैं और धान साफ सुथरा होना चाहिए।
यहाँ पे जो भी किसान बताते हैं कि सत्यापन नहीं हुआ है, तो ज्ञानपुर तहसील में मौर्य जी कर रहे हैं, तो उनसे बात करके मैं खुद कह देती हूँ उन्हें कि इनका सत्यापन जल्दी से जल्दी करें, जिससे कि इनकी खरीद जल्दी हो सके। और मेरा पूरा प्रयास यही है कि किसानों को कोई दिक्कत ना हो, वो आसानी से अपना। ललितपुर में जहां एक और दीपावली पर्व को लेकर लोग अपने अपने घरों को सजाने संवारने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जिले के गिरार थाना क्षेत्र में एक परिवार ऐसा भी है जो बेघर होकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। दरअसल हाई टेंशन विद्युत तार की चपेट में आने से उनका घर जलकर खाक हो गया। कहीं पर भी सुनवाई न होने के बाद पीड़ित परिवार ने श्रम सेवा योजना राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है और मंत्री ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है। क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? मेरा नाम सपना है, मैं गिरार से आई हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा घर जल गया है 13 तारीख को 10वें महीना में। कैसे जल गया? वो लाइट से घर जल गया है, कुछ भी नहीं बचा घर में। हमारे बच्चों को ना खाने पीने को है, ना पहनने को कपड़े हैं, ना हमारे घर में कुछ नहीं है। बूढ़े माँ बाप है और हमें कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही है। इससे पहले कहीं शिकायत की थी सर, हमने तहसील में शिकायत की, तो वहाँ पर हमारे पास बादात मौके पे हमारे यहाँ पर जो हमारे यहाँ के पटवारी हैं लेखपाल जी, वो भी पहुँचे हमारे इधर और 112 नंबर भी गाड़ी क्या आश्वासन मिला? और हमको देने के लिए हमको बस यहाँ पे ग्राम पंचायत में घर दिलाया है और हमको 30 किलो गल्ला दिलाया है और हमको अभी कोई भी मदद नहीं मिली है। कुछ आश्वासन दिया? डीएम के पास भी हमने दिया है। आज कहाँ हैं आप? हम आज डीएम के पास आए थे, हमने वहाँ पर दरखास्त दी और हमने विधायक जी को भी दरखास्त दी है कि हमारे लिए कोई राहत दिलाई जाए। क्या आश्वासन दिया? अभी हमको बोले हैं कि आपके लिए आश्वासन है, आपको मिलेगा, कुछ मिलेगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की ओर से स्थापित जौहर यूनिवर्सिटी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में अपनी जमीन होने का दावा करने वाले किसानों ने अब रामपुर के एसडीएम सदर के न्यायालय में मुकदमा करके अपनी जमीनों पर वास्तविक कब्जा दिलाए जाने की गुहार लगाई। हालांकि पूर्व में प्रशासन इन किसानों को जौहर यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर उनकी जमीनों पर कब्जा दिलाए जाने की कानूनी कार्रवाई कर चुका है, लेकिन वास्तविक कब्जा दिलाए जाने के लिए किसान अब एसडीएम न्यायालय में मुकदमा लड़ रहे हैं। इस मुकदमे में अगली तारीख 19 नवंबर 2020 की दी गई है। एसडीएम सदर के न्यायालय में किसानों के द्वारा मुकदमे किए गए हैं 134 राजस्व संहिता में वास्तविक कब्जे को लेकर कि साहब हमें जौहर ट्रस्ट से वास्तविक कब्जा दिलाया जाए। इसको लेकर जो है वो 5 मुकदमे विचाराधीन हैं और जो लगभग 24-25 किसानों की ओर से दायर किए गए हैं और उसमें आज जौहर ट्रस्ट की ओर से आपत्ति दाखिल हुई है और 19 तारीख जो है वो अग्रिम कार्रवाई के लिए लगी है। देखिए ऐसा है कि ये बात सही है कि प्रशासन ने मौके पे जाकर कब्जा दिलाया था, लेकिन जो कानूनी कब्जा है, वास्तविक कब्जा है, उसको लेने के लिए जो है वो रेवेन्यू कोर्ट में मुकदमे फाइल किए हैं किसानों ने। अगली तारीख कब है? अगली तारीख जो है वो 19 नवंबर को इस मामले में। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के पुलिस थानों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के भले ही खूब दावे किए जाते हों, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। किसी भी जिले में पुलिस थाने में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बनता जा रहा है और लखीमपुर खीरी का भी यही हाल है। लोगों की माने तो बिना रिश्वत के पुलिस वाले उनकी समस्या का समाधान नहीं करते और इतना ही नहीं, नए नए बहाने बनाकर उनको टरकाते भी रहते हैं। ऐसा ही कुछ खीरी के तिकुनिया कोतवाली में देखने को मिला, जहां पर इंस्पेक्टर साहब
लकड़ी के एक ठेकेदार को भ्रष्टाचार का ज्ञान देते दिखाई दे रहे हैं। वो थाने में पैसा जमा करने के बाद जमकर ओवरलोडिंग और एक पेड़ के बदले 4 पेड़ काटने की सलाह भी दे रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भ्रष्टाचार करने के गुरु मंत्र देकर ओवरलोडिंग और वन विभाग से मिली पेड़ काटने की अनुमति से दोगुने पेड़ काटने की सलाह देते वीडियो वायरल होने के बाद इंस्पेक्टर साहब को सस्पेंड होना पड़ा। लेकिन खीरी पुलिस पर बड़े सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि अगर थानों पर पहले से ही सख्ती बढ़ती जाए तो शायद इस तरह के भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत ना हो सके। फिलहाल अब देखना होगा कि एसपी साहब भ्रष्टाचार को लेकर थानों में लगाम लगा पाते हैं या फिर नहीं। ये सब होता है, ये गोपनीयता होती है। तो क्या सेवा करेंगे? अब सेवा ऐसा क्या जो परसेंटेज होता है वो उसी हिसाब से अपना लेते हैं। जो बता दीजिए अब हमें क्या बताना है यार, क्यों लिए हो तो किसी से समझ के तो काम कर रहे होंगे। नहीं वो बात तो सही है। हम लोगों ने असल में जकी भाई साहब आए थे, जकी एक सिपाही के हैं हमारे ठेकेदार, तो उन्होंने यही कहा। वहीं उन्नाव में एक बार फिर से खाकी पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल करोवन रेलवे क्रॉसिंग के पास बीते दिन संदिग्ध परिस्थितियों में पत्रकार सूरज पांडे का शव मिला था। मृतक पत्रकार की मां ने महिला दरोगा और एक सिपाही के खिलाफ धमकाने के साथ साथ हत्या करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। मऊ जिले के आदर्श नगर पंचायत घोसी ने बढ़ती ठंड को देखते हुए बस स्टेशन के पास एक रैन बसेरे का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन चेयरमैन प्रतिनिधि ने किया। और प्रतिनिधि ने कहा कि यदि कोई भी मुसाफिर सर्दी के मौसम में घोसी नगर में आता है तो उससे कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रैन बसेरे में उनके रहने की व्यवस्था की गई है। साथ ही ये भी बता दें कि शासन के निर्देशानुसार जगह जगह रैन बसेरे का इंतजाम किया जा रहा है। ये जो है रैन बसेरा, जो रात बिरात लोग बस से आए या कहीं यात्री आए उनके लिए रहने का व्यवस्था किया गया ताकि ठंडी से लोग बचे रहें। और अगर कोई साधन मिल जाए तो अपना जाएंगे, नहीं तो यहाँ सारी व्यवस्था है। शौचालय की व्यवस्था है और रजाई है, गद्दा है, सारा इंतजाम है। नगर में कितने अब तक रैन बसेरा बनाए गए? अब यहाँ 2 बनाया गया है, एक लेडीज के लिए, एक जेंट्स के लिए। कहाँ पे? यही रोडवेज? अभी तो रोडवेज पे है, लेकिन ये कि अभी हर साल हम जब से आए हैं रैन बसेरा लगवा रहे हैं, लेकिन ये मझवारा मोड़ पर वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी लगवा दें। वहीं बस्ती जिले के हरैया में प्रशासन ने कच्ची शराब का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसा है। ग्रामीणों की शिकायत पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नंदकिशोर कलाल ने आबकारी विभाग और पुलिस को साथ लेकर कार्रवाई की और छापेमारी में लगभग 2000 कुंतल लहन को नष्ट करने के साथ साथ शराब बनाने वाले उपकरण को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। बता दें कि हरैया तहसील में कुछ इलाके कच्ची शराब का गढ़ माने जाते हैं। आबकारी विभाग की ओर से समय समय पर वहां छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। में सूचना प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर पुलिस, एक्साइज और रेवेन्यू तीनों की संयुक्त टीम बनाई गई और परशुरामपुर थाना क्षेत्र में 2 गांवों में कार्रवाई की गई, जहां पर एक्साइज पुलिस और तहसील की संयुक्त टीम ने लगभग 2000 क्विंटल कच्ची शराब बनाने का जो लहन होता है वो नष्ट किया और 100 लीटर से भी अधिक कच्ची शराब जो वो बरामद वहाँ से की गई है। उसके अलावा भट्टियाँ और अन्य सामग्री और केमिकल पदार्थ जो कि कच्ची शराब को बनाने में उपयोग में लाए जाते हैं वो बरामद किए गए हैं। दोनों गांवों में जो व्यक्ति इस कार्य में संलग्न थे उनकी पहचान की जा रही है और पुलिस और एक्साइज की टीम संयुक्त रूप से उन लोगों की पहचान करके और आईपीसी और अन्य जो कानून है उसके अंतर्गत सुसंगत धाराओं में जो भी कार्रवाई बनती है उस कार्रवाई को शीघ्रता से पूरा कर लिया जाएगा। सर कुछ गिरफ्तारी भी हुई है कि नहीं? ऑनलाइन गिरफ्तारी ऑन स्पॉट हो नहीं पाई है क्योंकि जो स्थल था वो इस प्रकार का था कि जब पुलिस की और एक्साइज की टीम अप्रोच कर रही थी तो लोग स्थल छोड़कर वहाँ से जो थे एस्केप कर गए, लेकिन पहचान की जा रही है। वहाँ पर जो व्यक्ति मौके पे उपस्थित थे उनसे नाम पूछा गया है और भी सारी आईडी
बांदा में विवाहित प्रेमिका और प्रेमी के बीच कहासुनी हो जाने के बाद प्रेमी ने 7 वर्षीय बच्चे को उठाकर कुएं में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इधर ये हुआ है कि जो इनकी पति पत्नी की लड़ाई थी, इन्होंने इस क्या नाम है 2 दिन पहले से जो है ये FIR कराया और कोतवाली मिली। इसके बाद जो है वो चली आई है, तो कल रात में शाम के टाइम ये घर से उठा ले गया है उस लड़के को, जिसकी छोटी वाली बिटिया ने देखा है कि ये दोनों उठा ले गए, जिसका नाम बाला और सोनू माली, जो इनकी अम्मा को रखे था। वो ले आया तो आज भी हमें को मिली सिविल लाइन चौकी में। मैंने उससे पूछा तो उन्होंने बताया FIR कराने जा रहा है, रो रही थी। तो पुलिस को काफ़ी जो है इसके चक्कर मारी, गोल था तो ये पकड़ा गया, किसी को मालूम नहीं चला। उसको रात में इन लोगों ने मार के फेंका है और पुलिस को जो है अभी सूचना मिली है जब उसको पकड़ा है, जब उसने बताया कि हमने इसको मार के यहाँ फेंक दिया। ये महिला का कौन है, क्या है? ये महिला का प्रेमी है, इसका आदमी कौन है? इसका सगा आदमी जो है नए वाले पुल के नीचे चाट की दुकान खोले, उसकी 2 बिटिया 1 लड़का है, जो ये लड़का खत्म हो गया। ये मामला कोतवाली नगर थाने का है। यहाँ पे एक महिला थी जिसके 4 बच्चे थे, तो अपने एक मित्र के साथ में रह रही थी और काफ़ी दिनों से 2-3 साल से उनके संबंध थे। इसके बाद किसी बात को मनमुटाव के बीच में हो गया और वो अपने घर आके रहने लगी। इसी से क्षुब्ध होकर जो उनका मित्र था उसके द्वारा उसके बच्चे को कुएं में डाल दिया गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या कुछ जानकारी मिली इस हत्यारे के और भी कितने लोगों के संबंध थे महिलाओं से? उसकी जानकारी भी की जा रही है। जो प्राइम फेसी अभी हमें जो एविडेंस मिला है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ चल रही है। दीपावली के चलते LPG गैस सिलेंडर की कालाबाजारी बेहद तेज हो गई है। शाहजहांपुर में खाद्य विभाग ने छापा मारकर 61 गैस बरामद किए और बरामद सिलेंडर एक घर से पकड़े गए। बताया जा रहा है कि मुरादपुर इलाके के निवासी के घर कालाबाजारी के लिए गैस सिलेंडर लाए गए थे और फिलहाल पुलिस ने 61 सिलेंडर को जब्त करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शाहजहांपुर के निर्देश पर पुलिस बल और आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की गई और यहां पर अवैध रूप से घरेलू गैस का कारोबार होता पाया गया, जिसके लिए यहां पर जो जांच टीम है उसने 61 सिलेंडर बरामद किए हैं और यहीं पर एक अवैध रूप से गोदाम संचालित है जिस पर अवैध भंडारण किया जा रहा था और फर्द तैयार कर दी गई है और इसके लिए जो भी वैधानिक कार्रवाई। जुआ एक सामाजिक बुराई है और इस सामाजिक बुराई को सुधारने की जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन जब पुलिस ही अपनी ड्यूटी भूलकर इस बुराई को बढ़ावा देने में जुट जाएगी तो जनता का क्या होगा। पुलिस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी जुआ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जुआ खेलने का वीडियो ललितपुर जिले की पुलिस लाइन का बताया जा रहा है। और इसी के साथ बढ़ते आगे बात करते हैं देवरिया की, क्योंकि देवरिया जिले में जहां एक तरफ धनतेरस के मौके पर आम आदमी खरीदारी कर रहा है तो वहीं पुलिस कर्मियों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों ने पुलिस लाइन से कोरोना जागरूकता अभियान के तहत रैली निकालकर जनता को सामाजिक दूरी बनाकर रहने और मास्क के साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील की। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज।